सबसे पहला सवाल ये है कि हम इस चीज को करके हमें मिलेगा क्या, और ये हमारे दिमाग में आना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज या कोई भी कोर्स या आप कोई भी काम अपनी जिंदगी में करते हैं, कोई भी काम आप पर्पसलेसली मत करिए, उद्देश्यहीन ढंग से नहीं करिए। आप अपना एक प्रॉपर उद्देश्य बनाइए, और ये मेरा उद्देश्य है, एमएड करके मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं एक अच्छा टीचर एजुकेटर बनना चाहता हूँ। ठीक, अब टीचर एजुकेटर, अब ये आप इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट की श्रेणी जब मत करें। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप एक अच्छे टीचर एजुकेटर बनना चाहते हैं। यानी आप टीचर एजुकेटर बनने के लिए आप सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या योग्यता चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें एमएड करना पड़ेगा। बोलो भाई, ऐसा है या नहीं? अगर हमारा इंटरेस्ट है टीचिंग में, आपको पता है टीचर एजुकेटर किसको कहते हैं? एजुकेटर्स ऑफ द टीचर्स या एजुकेटर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स। जो भविष्य के अध्यापक हैं उनके शिक्षक बनने वाले हो आप। सोचो कि जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उन अध्यापकों को आप तैयार करोगे आगे। अरे बोलो भाई। यस सर। तो भूमिका कठिन है कि नहीं है, बताइए। पहली बात, एक अध्यापक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और दूसरा कि अब आपको अध्यापकों को तैयार करना है, ऐसा है या नहीं? तो बीएड से एमएड का अलग होना ये तो स्वाभाविक है ना, लेकिन वहां तो आप एक टीचर बन रहे हो, प्राइमरी, जूनियर और हायर, प्राइमरी, जूनियर और सेकेंडरी स्कूल्स के। तो जाहिर सी बात है उस टीचर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज और चीजें चाहिए, एक्सपीरियंस, वही उसके पाठ्यक्रम में आप गेन करते हो। करते हो कि नहीं? वहां पर आपकी इंटर्नशिप होती है वहां पर आपकी प्रैक्टिस टीचिंग होती है, यहां नहीं हो, क्योंकि यहां पर हम आपको सेकेंडरी टीचर नहीं बना रहे, हम आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए नहीं भेज रहे। यहां का नेचर थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं? हायर एजुकेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। आप बीएड के बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम इंटर्नशिप तो कराएंगे, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाएगी, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो चेंज हो जाएंगे। अब आप किसी इंटर, हाई स्कूल या 8वीं, 9वीं, 6वीं के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अब आप जब जाएंगे इंटर्नशिप करने तो आप बीएड के बच्चों को पढ़ाएंगे, बीएलएड के बच्चों को पढ़ाएंगे, डीएलएड के बच्चों को पढ़ाएंगे। सोचिए, तो ऐसा विद्वान टीचर एजुकेटर हमें, ऐसा अध्यापक तय बनाना है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी तो जटिलता इस पाठ्यक्रम में होना स्वाभाविक है कि नहीं? है? अच्छा, आप सोचो कि एक शिक्षक को दर्शन का ज्ञान क्यों होना चाहिए? अच्छा, एक और, चलो ये तो हम बात की बात, अभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे। पहले ये सोचो कि हमने क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में ऐसा कोई विषय नहीं है जो हमने पढ़ा ना हो। हम जनरली सब विषय पढ़े हुए होते हैं। हमने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, सारे विषय पढ़े। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म में बढ़ते जाते हैं, हम और डीप जाते जाते हैं, हम एक्सपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा है या नहीं? सिंपल सी बात है। तो जाहिर सी बात है इन जनरल तो हम सब जानते हैं, पर अगर आपको डीप में जाना है, यार वो बहुत बढ़िया बताते हैं, बहुत नॉलेज है उनको, आप लोग बोलते हैं ना बहुत डीप नॉलेज, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके स्पेशलिस्ट हैं, वो उसके एक्सपर्ट हैं और उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत डीप स्टडी की। तो आप जर्नलिस्ट से जब स्पेशलिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो अंतर किस बात का है? सिर्फ एक्सपर्टीज का, एक्सपीरियंस का। मेरे आप में क्या डिफरेंस है? एक्सपर्टीज का, एक्सपोजर का और एक्सपीरियंसेस का। देयर आर 3 E's, 3 E तो हुए, अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर यानी मेरा विस्तार या एक्सटेंशन कह सकते हैं, या एक्सपर्टीज या विशेषज्ञता, जो समय के साथ मेरे साथ आई है पढ़ने, लिखने और सीखने से। बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पाठ्यक्रम आप जब भी पढ़ते हो तो आपके मन में क्लियर कट इंसाइट होनी चाहिए कि आपको ये काम क्यों
करना चाहिए। और जब आप ये सोचते हो कि आपको ये काम इसलिए करना है, तभी तो आप उसके लिए मोटिवेट होते हो। नहीं तो आप भाई घर में फालतू पढ़े थे, चलो कुछ नहीं तो एमएड कर लिया, चलो कुछ नहीं तो बीएड कर लिया, तो आप हमेशा पर्पसलेस रहेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि प्रैक्टिस टीचिंग में देखा होगा ना आपने, कुछ पेडागोजी में कुछ प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं कि जबरदस्ती, और अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आप जबरदस्ती नॉलेज को इंपोज नहीं कर सकते, उसकी लर्निंग नहीं हो सकती। सिमिलरली वही सिचुएशन आपके साथ है यहाँ। अगर आप पर्पसलेस हैं तो आप में कभी भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, और अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो यहाँ शायद चाहे साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ पर्पसफुल पर्सन। आप सोचिए आप क्यों कर रहे हैं, और जब ये सोचेंगे तब आपके अंदर एक ईगरनेस, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, जानने की, समझने की, बोलने की। अच्छा, जब कोई नई चीज होती है तो जानने में अच्छा लगता है। अभी रोड पर आप कोई भी चीज, नई चीज देख लेते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं। जैसे मेरे को रोड पे जो बड़े बड़े ट्रेलर्स चलते हैं मुझे देखने में बहुत आनंद आता है। मैं खड़ा हो जाता हूँ, वो जो बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं तो सामान रखा हुआ है, मुझे बहुत मजा आता है। कोई ट्रेन अजीबो गरीब जो सामान लेके जाती है वो मुझे देखने में बहुत मजा आता है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं घर से निकलता हूँ तो मैं अक्सर इधर उधर दोनों तरफ ऐड भी पढ़ लेता हूँ, दोनों तरफ जो लगे होते हैं मैं एक एक लाइन पढ़ता रहता हूँ। आप सोचो, ऐसा आप भी करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई करता है। यानी नई चीज के प्रति आकर्षण तो होता ही है। आप सब एक दूसरे से नए हो, अभी मुंह फुलाए बैठे हो सकते हो एक दूसरे से, लेकिन जैसे समय समय बीतेगा एक दूसरे को जानोगे, बड़ी ऐसा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पहले के दोस्त। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो शुरुआत में, और नई चीज को समझना और जानने से ही तो शुरुआत होती है। आप सब एक दूसरे के लिए नए हैं ना, अभी एक जुड़ने के लिए, एक दूसरे को जानने की जिज्ञासा है कि ये कैसी है, इनके दोस्त कैसे, इनके परिवार में कौन कौन है, क्या बनना चाहती है, बताओ भाई, ये सुनो। तो जो नई चीज होती है वो एक आकर्षण पैदा करती है, विकर्षण नहीं, क्या? तो शोध जो विषय है एमएड का वो बहुत ही आकर्षक है, लेकिन जब तक आप में रुचि नहीं है तब तक आप उसे सीख नहीं सकते। इंटरेस्ट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। समझ गए? जब तक रुचि नहीं तब तक अधिगम नहीं, यानी आप तब तक सीख नहीं पाओगे। और मैं, हाँ बताओ सर, रिसर्च केवल चीजों पर होती है जो जिनमें एक बार रिसर्च हो चुकी है। अभी बात करते हैं, बैठो। रिसर्च ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें हो चुकी उसी में करें, और ऐसा है भी। अभी हम इस पर बात करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि जैसे मान लिया कोई नई चीज है, उसको जानना, समझना, सोचना और विस्तार से देना। कभी अब किसी ने तो सोचा होगा नहीं यार गर्मी हो रही, पंखे होने चाहिए। किसी ने सोचा होगा यार कि अभी लड़ी हो, बैलगाड़ी से चलते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल होने चाहिए, कार होने चाहिए, कारों में भी एडवांसमेंट होने लगे। बोलो भाई। किसी ने तो सोचा होगा कि पहले चॉक एंड टॉक से हटाओ, थोड़ा स्मार्ट क्लास बनाओ। किसी ने सोचा होगा, सोचा यार ट्रेडिशनल मेथड हटाओ, मॉडर्न टीचिंग एड से पढ़ाओ। तो सोचा होगा, सोचा होगा। अगर आप ही की तरह कोई सोचता और वो वहीं स्टॉप हो जाता और उसको यूज ना करता और उसको ज्यादा विस्तार नहीं देता तो ज्ञान का विस्तार नहीं हो पाता। चीजें क्या हो जाती, रुक जाती, चीजें क्या हो जाती, आगे बढ़ती ही नहीं। आप सोचो शोध का अच्छा मतलब क्या होता है? इन जनरल बताओ, शोध का क्या मतलब? शोधन, छानना, यही तो होता है। छानना मतलब क्या होता है कि आप इम्प्योरिटी को अलग कर दो। कोई भी वस्तु है आपके पास या कोई भी चीज आप शोध कर रहे हो तो आप क्या, छानने की प्रक्रिया, मतलब एक जनरल समझो। अब चाय आप छानते हो, पत्ती सहित पी लेते हो क्या? छान देते हो ना, छानते हो कि नहीं? तो आप यहां पर क्या कर रहे हो? छान ही तो रहे हो। तो इन जनरल आप सोचो शोध क्या है? छानने की प्रक्रिया, फिल्टरेशन ऑफ नॉलेज है। जो भी ज्ञान है, आप सोचो किसी ने कहा होगा ना कि यूनिवर्स जो है वो ज्योग्राफी के एरिया में आना चाहिए। लीव्स
प्लांट्स ये बॉटनी के एरिया में आने चाहिए, रेप्टाइल्स ये जूलॉजी में आना चाहिए, कैलकुलेशन मैथ्स में आने चाहिए। सोचो, किसी ने सोचा होगा ना, अगर सोचो उसने ना सोचा होता और ब्रांचेस ऑफ नॉलेज ना बनाई होती तो कितनी डिफिकल्टी थी। सब गबड़गच्छ होता कि नहीं होता, अनअरेंज्ड होता कि नहीं होता, डिसऑर्गेनाइज्ड होता कि नहीं होता, बताइए। अभी घर में हमें बहुत मार पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है अगर हमारा कमरा डिसअरेंज या अनऑर्गेनाइज्ड है, होती है नहीं, कपड़े यहाँ पड़े हुए, यहाँ पड़ा, फलाना यहाँ पड़ा। मेरी मम्मी तो 4 बार डांटती है, अगर वो चली जाती है घर वापस आती है तो मेरा कमरा ऐसे ही अस्त व्यस्त होता है, सबको पड़ती है। तो सोचो, अरेंज चीजें अच्छी लगती हैं, और अरेंज जब चीजें आप कर लेते हैं तो उनका एक, वो अरेंज जो चीजें होती है वो मीनिंगफुल बन जाती है, उनका एक अर्थ और हमारी दिशा भी क्लियर हो जाती है। अभी तुमने कहा कि हमने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, सर हमको समझ ही नहीं आ रहा, तो ये क्योंकि आपका इनसाइट वैसा नहीं, आप कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो चीजों को। सोचो, कैटेगराइजेशन करना कितना आसान हो जाता है, चीजें आसान हो जाती है ना अगर कैटेगराइज करें, ठीक। तो यही और कोई काम नहीं है शोध का, सिर्फ फिल्टरेशन करना काम, और इसी फिल्टरेशन से ही बहुत सारा ज्ञान आगे जाके जनरेट। सोचो, अप्लाइड अगर फिजिक्स नहीं होती तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाता, समझ गए? अप्लाइड इकोनॉमिक्स नहीं होती तो स्टॉक मार्केट नहीं बन पाता। बोलो भाई, अगर अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, अगर लोक प्रशासन ना होता तो आईएएस, पीसीएस, सचिव, निदेशक, इन सबकी हम कार्यप्रणाली नहीं समझ पाते। समझ गए या नहीं समझे? तो ये चीजें कैसी आई? अगर सोचो, केमिस्ट्री ना होती तो केमिकल इंजीनियरिंग ना होती, फिजिक्स ना होती तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना होती। सोचो, तो ये सब ज्ञान जो आया वो आया कहां से? आया तो शोध ही से। किसी ने तो सोचा होगा ना कि नहीं यार ये चीज मुझे करनी चाहिए। अब रही बात इनकी, कई बार कुछ चीजें उपलब्ध होती हैं हमारे पास, हम कई बार कोई थ्योरीज पढ़ते हैं, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं ना, कुछ दिनों बाद 3 साल 4 साल बाद देखते हैं अपने हमारा जो जूनियर होता है वो दूसरे सिद्धांत पढ़ने लगता है, कहते नहीं ये स्किनर्स करेक्शन थ्योरी है। तो यानी क्या हुआ कि जो नॉलेज पहले से था, जो ज्ञान पहले से उपलब्ध था, जो सिद्धांत पहले से उपलब्ध था, उसी में एडवांसमेंट कर दिया, करेक्शन कर दिया, और वापस से फिर हम उस ज्ञान को, और फिर 4 साल बाद वो परिवर्तित होता रहेगा। तो ये सब क्या है? शोध के परिणाम ही तो है, हम इसको फिल्टर ही तो कर रहे हैं और कोशिश ही कर रहे हैं। आप सोचो 1966, 70, 78, 75 की जो तैयारी है वो आज के काल में प्रासंगिक हो, ये जरूरी नहीं। कैसे? अप्रासंगिकता की अगर जांच नहीं करनी है तो भी आप क्या करोगे? शोध करोगे। आप ये देखो कि आप गांधी को एज अ फिलोसोफर बहुत पसंद करते हैं, गांधी के एजुकेशन फिलोसफी। अब आपको अगर पता करना हो कि गांधीयन फिलोसफी जो है या गांधी का जो दर्शन है वो आज के समय में प्रासंगिक है या नहीं है, अगर पता करना तो क्या करना पड़ेगा? शोध करना पड़ेगा। आपको उनका जो गांधीयन फिलोसफी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, जो उनका लिटरेचर है, साहित्य, उसको पढ़ना पड़ेगा ना, और पढ़कर समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, आज की परिस्थितियों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। आज की परिस्थिति मतलब संसाधन, आज के उपलब्ध प्रशासन, शिक्षक, छात्र, किस तरह का, इन सबको आपको स्टडी करना, दोनों को पढ़ना पड़ेगा, और फिर आप मिलान करेंगे कि वाकई में वो जो प्रासंगिकता उनकी है वो आज लागू होगी कि नहीं। तो जांच का विषय है ना। ये सब किसके थ्रू करोगे? शोध। सोचो, अगर शोध ना हो तो किसी भी विषय की गति ही रुक जाएगी, और विषय की गति रुक गई तो ज्ञान की गति रुक जाएगी, और अगर ज्ञान की गति रुक गई तो सामाजिक रुग्णता आ जाएगी, सोशल सिकनेस आ जाएगी, समाज हमारा बीमार हो जाएगा। सोचिए, इजराइल में एग्जांपल देता हूं। इजराइल का नाम सुना है आपने? इजराइल बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, लेकिन फलस्तीन और जितने भी आसपास के उसके देश हैं,
सब उसके सामने टेक्नोलॉजी में नतमस्तक हो जाता है। इतना ज्यादा वो टेक्निकल रिसर्च कराता है, इतनी ज्यादा उसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। सोचो, बहुत छोटा सा देश है इसराइल। आज ही आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जो लोग डिजिटल डिवाइसेस ज्यादा यूज करते हैं उन बच्चों में चिड़चिड़ापन होता चला जा रहा है। ये क्या है? शोध। अगर हम इसको मान लें तो जाहिर सी बात है हम अपने बच्चों को और अपने आप को हम अपने आप को डिजिटल डिवाइसेस से दूर रखें। शोध ना होता तो हमें पता। कैंसर की मेडिसिन बन रही है, डायबिटीज की मेडिसिन बन रही है, कैसे वो बन रही है? शोध। किससे बन रही है? जो हमारे पास संसाधन है उन्हीं से बन रही है चीजें। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो शोध जो है बहुत सरल है, पर शर्त यह है कि आपको उसका सामान्य अर्थ आना चाहिए। अगर आप शोध को सामान्य अर्थों में आप समझ नहीं पाए तो आप उसके मतलब को समझ नहीं पाएंगे, और फिर उसकी जो एलाइड ब्रांचेस जैसे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, वेरिएबल्स, बहुत सारी चीजें आप आगे बढ़ेंगे, वो आपको पल्ले नहीं पड़ेंगे। इसलिए शोध का अर्थ, अवधारणा, तात्पर्य पढ़ने का चौथा लेक्चर है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता हूं कि आपकी जो भूमिका हो वो बहुत स्ट्रांग हो। आप लोग कहते हैं ना, जिस घर की नींव मजबूत होती है वो घर बहुत दिन तक चलता है। हम लोगों के भी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, जो पुराने पढ़े लिखे हुए लोग। आजकल की जनरेशन देखते हैं 2 लाइनें याद करने में हमें बैठना पड़ता है अपने बच्चों के साथ, नहीं उनको रटाना पड़ता है, करना पड़ता है ना। बहुत अंतर आ गया फंडामेंटल्स में, पर हम लोगों के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। कैसे? क्योंकि हमने बहुत रिगरस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को देखा। वी आर नॉट कस्टमर्स ऑन दैट टाइम, वी आर जस्ट स्टूडेंट ऑन दैट टाइम। आप अपने समय को याद करिए, आप कोई ग्राहक नहीं थे किसी विद्यालय के, आप क्या थे? विद्यार्थी थे। और आप अपने पुराने जमाने में जाइए, अगर कोई डांट डपट या मार दे कोई टीचर, अगर घर में बता दिया तो उल्टा आपको डांट डपट और मार दिया जाता है। और आजकल की घटनाएं देखिए, आपकी रिसेंटली अभी कानपुर में हुई, एक क्लासमेट ने एक क्लासमेट को चाकू दूध के मार दिया। किसी गुरु ने एक झापड़ गया बच्चे को मारा, किसी अभिभावक ने उसको गोली मार दी। सोचिए ये सब क्या है? ये बढ़ती हुई इनटॉलरेंस है और हमारी सोशल फेल्योर है, हमारी एजुकेशनल फेल्योर है। ये हमारी शैक्षिक और सामाजिक असफलता है कि हम ऐसी चीजों को मैनेज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। जबकि आजकल हमारे पास, तब कुछ नहीं होता था ये सब, तब के पड़े हुए हैं। आज सब दे दो, दोनों में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई देगा। क्या मतलब? किसका अंदर आ गया? आज क्वांटिटी में तो बहुत कुछ है आपके पास, पर क्वालिटी का बहुत बड़ा अभाव है। और क्वालिटी का जो अभाव है उसको हम शिक्षक ही मिलकर, हम शिक्षकों का ही एक बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम उस जो हमारी इंप्योरिटी आ गई है उसको हम दूर करें और शिक्षण अधिगम के जो नए तरीके हैं उनको इजाद करें जिससे बच्चा रुचि ले। सोचो, हम वही चीजें सालों से चले आए तो एक दिन क्या आ जाता है कि रूटीन बन जाता है, बच्चा इंटरेस्ट लेना बनता है। नहीं, आज हम पीपीटी से पढ़ेंगे, आज हम ड्रामेटाइजेशन से पढ़ेंगे, आज हम रोल प्ले से पढ़ेंगे, आज हम डिस्कशन कराएंगे, आज हम डिबेट करेंगे, आज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। बोले भाई, आज हम लेबोरेटरी कराएंगे, आज हम एक्सपोजर कराएंगे, आज हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए बाहर ले जाएंगे। ये सब क्या है? मेथड्स हैं। किसके? इंटरेस्ट क्रिएट करने। आप सोचो, तो इंटरेस्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इंटरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लर्निंग। समझ गए? तो ये ओवरऑल पिक्चर थी कि आप कोई शिक्षक नहीं बन रहे, आप क्या बन रहे हो? टीचर एजुकेटर बन रहे हो, यानी ऐसे शिक्षक जो शिक्षकों को तैयार करोगे। इसलिए आपको जानना चाहिए कि शोध क्या है। वहां पर शोध नहीं था, वहां पर शोध, क्योंकि एक नॉर्मल या जूनियर प्रिंसिपल या
जो जूनियर कॉलेजेस, जो जूनियर स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए उसकी प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन अगर आप एक शिक्षक को तैयार करने जा रहे हो तो आपको ये आना चाहिए कि शोध अब समय आ गया है। शोध इस तरफ भी इशारा करता है, किस तरफ, कि अब समय आ गया है कि अब आप ज्ञान में कुछ योगदान करें, कोई नए सिद्धांत जोड़े। सोचो, कभी तुमने लिखा ABCD के अनुसार, कभी तुमने लिखा यदुवंशी के अनुसार, कभी आलोक के अनुसार, कभी आया नहीं है। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन अभी B.Ed तक बताओ एजुकेशन? कुछ नहीं। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो मर गई है, और ऐसे नहीं मरी क्योंकि वो मार दी गई। हमारा तरीका ही वही पढ़ाने वाला है। हमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, समझा दिया, आपने पढ़ लिया, लिख दिया, समझ दिया और एग्जाम में लिख दिया और भूल गए। जबकि लर्निंग की जो सबसे एक्सेप्टेबल परिभाषा है वो यही कहती है, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर व्हिच इज परमानेंट इन नेचर। इसका मतलब ये नहीं कि सीखा और भूल गए। जो सीखा वो व्यवहारगत होना चाहिए और व्यवहार परिवर्तन में भी दिखाई देना नहीं होता है। बड़ा विडंबना है आजकल। तो आज एज अ टीचर एजुकेटर आपको ये विषय पढ़ना चाहिए कि आपको ज्ञान की यात्रा में या ज्ञान की शाखा में आपको योगदान करना है। पुराने जो सिद्धांत बने हैं उन सिद्धांतों में आज की परिस्थिति के हिसाब से सुधार करना है। तीसरा, जो पढ़ने लिखने यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान करना है। बोलो भाई, बच्चे जो आजकल के इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रहा है, उसके क्या कारण है उसका खोज करना है और उसका निदान करना है। बोलो भाई, सोसाइटी की जो समस्याएं हैं उनका निदान करना है। बोलो भाई, तो ये करना है, आपका रोल बड़ा है। और आप सोचो, यही प्रक्रिया ही अगर नहीं आएगी कि शोध कैसे किया जाता है, तब तक कैसे योगदान कर पाओगे, कैसे किसी समस्या का समाधान कर पाओगे। बोलो भाई, चाहे आप किसी की भी फील्ड के हो, चाहे आप साइंस के हो, एजुकेशन के हो, है ना, सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के हो, आपको ये समस्या हमेशा। तो ये बात आपको डिसाइड आज ही से कर लेनी चाहिए कि आपको शोध इसलिए पढ़ना है, इसलिए ये B.Ed से अलग है और इसलिए ये B.Ed से ज्यादा मेहनत की डिमांड करता है, क्योंकि ये आपको टीचर नहीं बना रहा है, ये आपको टीचर एजुकेटर बना रहा है। आप भविष्य में आगे जब बढ़ेंगे तो आप योगदान करेंगे ज्ञान की यात्रा में। आप सोचो ऐसे ही योगदान कर दो, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान की विकास की प्रक्रिया में शोध कितना महत्वपूर्ण है, उसके क्या पद हैं और उसको कैसे हम फॉलो करके ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं या किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इन जनरल हम 2-3 बातों पर आए। अगर हम इसका रिफ्लेक्शन देखें आपके पूरे डिस्कशन का, तो 3-4 बातें मुख्य हमने पकड़ी। शोध मतलब फिल्टरेशन या एडवांसमेंट, ठीक। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी क्या आई? समस्या समाधान से संबंधित हो सकता है, इट मे बी कोरिलेटेड विद सॉल्विंग अ, किसी चीज की जांच कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। अरे बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे मन में आता है, रिसर्च को सबसे पहला रिफ्लेक्शन हमारे मन में क्या आता है? टू फाइंड आउट समथिंग, किसी चीज को ज्ञात करना या किसी चीज को जानना आता है ना मन में हमारे सबसे पहला सब। तो ये कुछ बेसिक इसके रिफ्लेक्शंस हैं जो इसके शब्द से ही परिलक्षित होते हैं। बोलो भाई, अब हो गया सिंपल थोड़ा सा, तो इसलिए इसको समझने की कोशिश करो। सामान्य रूप से जितना समझोगे उतना इसके टिकलिश और स्पेशल चीजें समझने में
आसानी होगी। अगर सामान्य चीजों को नहीं समझ पाओगे तो कभी भी समझ गया। तो उसको सामान्य अर्थों में हम लोगों ने अभी शोध को समझा। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एज अ टीचर एजुकेटर आपको दर्शन क्यों पढ़ना चाहिए? दर्शन की क्लास में पूछा भी गया होगा, हाँ पूछा गया होगा कि आपको दर्शन क्यों पढ़ना चाहिए। पहला सवाल होना चाहिए किसी भी क्लास में। दूसरा सवाल साइकोलॉजी की क्लास में होना चाहिए कि आपको मनोविज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। तीसरा सवाल आपको शोध क्यों पढ़ना चाहिए। और चौथा सवाल कि आपको सामाजिक संदर्भों को क्यों पढ़ना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब ये क्लियर होगा, ये इंसाइट क्लियर होगी कि हमें ये सब क्यों पढ़ना चाहिए, तभी आपका रास्ता आसान हो पाएगा। अदरवाइज आप सब दिग्भ्रमित रहेंगे, आप सब हमेशा दिग्भ्रमित रहेंगे और कभी भी अपने आप उसको केवल आप 4 बुक पढ़ के पास हो सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर वो समझ वो कभी विकसित नहीं होगी और आप अपने ज्ञान का व्यवहार में परावर्तन कभी भी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे अगर आप इस तरह की लर्निंग करते आए हैं और अगर आगे भी करेंगे। तो जब आप खुद उस चीज को नहीं सीख पा रहे हैं, खुद उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि ये अपनी चीज व्यवहार में लाओ। आप भी फिर वैसे टीचर बनेंगे कि आप गए टेप रिकॉर्डर की तरह ABCD गा के चले गए। आपको क्या जरूरत है इतना पसीना बहाने की 4 घंटे बोलने की? खाली शोध, केवल शोध एक शब्द है, उस पर हम लोगों ने आज बातचीत करी। सोचिए कि कोई भी शब्द अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है और उसके परिप्रेक्ष्य और आयाम कितने सारे हो सकते हैं। जैसे ये लड़की बैठी है शिवांगी, ये एक नाम है, ये एक नाम है और इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। शिवांगी का शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या रही है, ये क्यूरियोसिटी मेरे मन में हो सकती है। शिवांगी की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, शिवांगी का आर्थिक कैसा चलता है, शिवांगी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मानती है, शिवांगी का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला ही मन में हमारे सवाल आता है किसी भी शब्द को देखकर या किसी के नाम को देख के, भैया इसका मतलब क्या है, उसके भी ढेर सारे इंटरप्रिटेशन। आपको इस दृष्टि, इस लगन, इस त्याग और इस तर्पण के साथ एमएड में पढ़ना है। अब आप समझ लो, आप लोग तय कर लो कि भाई अगर ऐसे पढ़ लिख सकते हो तो आगे चल के एक अच्छे टीचर, देखिए टीचर एजुकेटर तो आप सब बन जाओगे एमएड पढ़ के, डिग्री मिली टीचर एजुकेटर बन जाओगे, पर ये आपको तय करना है कि आप कैसे टीचर एजुकेटर बनना